एक ही साथ तो बताएंगे कि भाई देखो स्थान प्रयत्न समान हो, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, चल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। हाँ, विधि और निषेध पूरा मिल करके विधि बनती है। विधि और निषेध पूरा मिल करके विधि बनती है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, विधि निषेध मिल करके विधि बनती है, कहीं भी, लोक व्यवहार में भी और वहां भी। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक अर्थवत विधि है, अधातु प्रत्यय निषेध है। तो विधि निषेध मिल करके धर्म का आचरण करो, अधर्म का मत करो, विधि निषेध मिल करके जो है ना विधि बनती है। इसलिए स्वामी दयानंद ने जहां जहां भी ये कहे ये करो, तो साथ में ये वाक्य भी लिखा है कि ये मत करो, हैं? तो नाच झलो के साथ ही है तुल्यास प्रयत्न सवर्णो सूत्र और नाच झलो साथ साथ ही काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने कहा तुल्यास प्रयत्न सवर्णम, वहीं पर नाच झलो आ गया, चल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तो अच में जो वर्ण है वो अक्षर समाम्नाय में पठित वर्ण ही लिए जाएंगे, हल में जो वर्ण है वो उसमें पढ़े हुए लिए जाएंगे। ऐसा फिर ये नाच झलो और सवर्ण संज्ञा जो दोनों सूत्र हैं उपजीवी बन गए उसके अगले अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ग्रहणक शास्त्र के। तो जब उसने अगले लास्ट वाले ने, किसने, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ने ये कहा कि अणवर्ण और उदित वर्ण सवर्ण ग्राहक होते हैं, तो ये फिर कहीं पर जा करके सवर्ण ग्रहण करा देगा। यस्येति च अस्य चौ इत्यादि सूत्रों में, यस्येति च में ई और ए पढ़ा है, अस्य चौ में ए पढ़ा है, वहां जा करके ये अका सवर्ण दीर्घ में करा देगा। अक शब्द से जो वर्ण लिए जाएंगे वो उसके सवर्ण लिए जा सकते हैं। इको एणची में जो इक वर्ण है उसके सवर्ण लिए जा सकते हैं। इको एणची में इका पढ़ा है ना, तो उसके जो सवर्ण है वो लिए जा सकते हैं। अका सवर्ण दीर्घ में जो अका पढ़ा है उसके सवर्ण लिए जा सकते हैं। नाच झलो में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय अपना काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय तो इसका उपजीव्य है, वहां अपने उपजीव्य में जाकर के काम कैसे करेगा वो? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इसके सहारे पर टिकता है ना। जैसे हम चौकी के ऊपर बैठते हैं, चौकी हमारे ऊपर नहीं आ सकती। अब हम धरती के ऊपर टिके हुए हैं तो धरती हमारे ऊपर नहीं आ सकती है, हैं? ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूं, उदाहरण जो दे रहा हूं कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय तुल्यास प्रयत्न सवर्णम नाच झोलो के ऊपर टिका हुआ है, उसके सहारे पर वो उसकी प्रवृत्ति होती है, तो वो हट करके इसमें वापिस इसमें आकर के काम नहीं कर सकता है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र नाच झलो में अपना काम नहीं कर सकता, अर्थात तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम और नाच झलो में सवर्ण ग्राहकता नहीं करा सकता। तो अच और हल करके जो अक्षर समाम्नाय में पठित वर्ण है केवल वही लिए जाएंगे, उससे अतिरिक्त नहीं लिए जाएंगे। उससे अतिरिक्त नहीं लिए जाएंगे। इसका मतलब यह है उनका ग्रहण नहीं होगा। तो दीर्घ ई और शकार की सवर्ण संज्ञा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से, नाच झलो मना नहीं करेगा, क्योंकि अच में ये जो ई है ना जी, ये अच में नहीं आ रहा। नाच झलो सूत्र में जो अच है उसमें नहीं आ रहा। यूं तो अच में आता है ये, वो इको एणची में अच में आ जाएगा, पर उस सूत्र में जो अच है उसमें नहीं आएगा। इको एणची के अच में आ जाएगा, अका सवर्ण दीर्घ के अच में आ सकता है यदि अनुवृत्ति आ रही है तो, पर वहां नहीं आ सकता है। तो इसलिए बात लिखी, इकार शकार और सवर्णत्व अप्रतिषिद्धम। इकार और शकार का जो सवर्णत्व है उसका नाच झलो प्रतिषेध नहीं करेगा। तो यहाँ अच की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, तो यहाँ का सवर्ण इतना मात्र सूत्र होगा तो दीर्घ होने लगेगा ई और शय को। पद्मंजरी में यही बात लिखी है जो मैंने आपको बता दी ना मोटे रूप में ऊपर से। अनुदित सवर्णश्चा प्रत्यय ग्रहणक वाक्यम तच्च नाच झलो इत्यस्य प्रवृत्ति समय न अभिनिर्वृत्तम। नाच झलो सूत्र की प्रवृत्ति वेला में तो वो निष्पन्न ही नहीं हुआ। जब नाच झलो सूत्र लग रहा है उस समय ना अनभिनिवृत्तम, वो
ना अभिनिवृत्तम, वो अभी निष्पन्न नहीं हुआ। तस्य ही सवर्ण संज्ञांगम, वही बात कह दी जो मैंने, उपजीव्य कह दिया, इन्होंने अंगम कह दिया। तस्य ही, तस्य का मतलब नाच झलो है, तत्से नाच झलो इत्यस्य प्रवृत्ति समय नाभिनिवृत्तम तस्य सवर्ण संज्ञांगम। अच्छा, नाच झलो का ही अंग है ये, जो सवर्ण संज्ञा है नाच झलो का एक प्रकार से अंगभूत है। तेन यावत सा न प्रवर्तित तावद अनभिनिवृत्तम, जब तक सवर्ण संज्ञा नहीं हो जाती है तब तक अनिष्पन्न है। सवर्ण संज्ञा भी स्व अपवादे नाच झलो इत्यस्मिन् अप्रवर्तते न प्रवर्तते। सवर्ण संज्ञा अपना अपवाद जो नाच झलो है उसके बिना प्रवृत्त हुए प्रवृत्त नहीं होती। ततश्च पूर्व नाच झलो इत्यस्य प्रवृत्ति, पश्चात सवर्ण संज्ञा प्रवृत्ति। एक प्रकार से अपवाद और जो उत्सर्ग होते हैं ना, नाच झलो एक प्रकार का अपवाद है ना, नाच झलो एक प्रकार का अपवाद है ना, एक ढंग का अपवाद ही तो है। तो अपने अपवाद से बचे विषय में उत्सर्ग सूत्र लगता है। अपवाद पूर्व में अपवादा विनिवसन्ते, पश्चात उत्सर्ग। प्रकल्प व अपवाद विषय में उत्सर्गा विनिवसन्ते। उत्सर्ग और अपवाद में अपवाद को छोड़कर उत्सर्ग लगता है, तो नाच झलो को छोड़कर सवर्ण संज्ञा होगी, हैं? तो पहले नाच झलो लगेगा, फिर सवर्ण संज्ञा होगी, फिर अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय आएगा। पहले नाच झलो, क्रम ये रहेगा, पहले नाच झलो, उसके विषय को हटा करके सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा के बाद अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय। तो ये कह रहे हैं अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय ग्रहणक वाक्यम तच्च नाच झलो इत्यस्य प्रवृत्ति समय नाभिनिवृत्तम। तच्च मानी वो ग्रहणक वाक्य, वो जो अनुदित सूत्र है वो नाच झलो की प्रवृत्ति वेला में अनिष्पन्न है। तस्य ही सवर्ण संज्ञांगम, तस्य कस्य अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय सूत्र का सवर्ण संज्ञा अंग है। तेन यावत सा न प्रवर्तते, तेन जब तक सा न प्रवर्तते तावद अनभिनिवृत्तम। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय ग्रहणक वाक्य, वो ग्रहणक वाक्य नाच झलो की प्रवृत्ति वेला में अनिष्पन्न है। तस्य ही सवर्ण संज्ञांगम, उस ग्रहणक सूत्र का, तस्य का मतलब उस ग्रहणक वाक्य का, अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय का सवर्ण संज्ञा अंग है। तेन यावत सा न प्रवृत्ति, जब तक सवर्ण संज्ञा नहीं हो जाती तब तक तावद अनभिनिवृत्तम, तब तक वो सूत्र अभी बना ही नहीं। तावद अनभिनिवृत्तम, किम अनभिनिवृत्तम ग्रहणक वाक्यम अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय। अनभिनिवृत्त कब तक अनभिनिवृत्त है? जब तक सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, सा सवर्ण संज्ञा। अनभिनिवृत्तम तावद अनभिनिवृत्तम ग्रहणक वाक्यम। समझ गए बात? ग्रहणक वाक्य अनिष्पन्न है, अनिवृत्तम अनिष्पन्नम। तस्य सवर्ण संज्ञांगम, तस्य ग्रहणक वाक्यस्य, ग्रहणक वाक्य का सवर्ण संज्ञा अंग है। तो यावत सवर्ण संज्ञा न प्रवर्तते तावत ग्रहणक वाक्य अनिष्पन्न है। सवर्ण संज्ञा भी और सवर्ण संज्ञा भी अपना अपवाद नाच झलो के बिना प्रवृत्त हुए प्रवृत्त नहीं होती। पहले नाच झलो की प्रवृत्ति होती, बाद में सवर्ण संज्ञा की प्रवृत्ति है, बाद में फिर ग्रहणक वाक्य की, ये क्रम है। बहुत स्पष्ट कर दिया। सवर्ण संज्ञा की प्रवृत्ति नाच झलो के बाद है और सबके बाद में ग्रहणक शास्त्र की प्रवृत्ति है। तेन नाच झलो इत्यत्र अग्रहीत सवर्णानाम अचाम ग्रहणम, इसलिए नाच झलो में अग्रहीत सवर्णानाम अचाम ग्रहणम इति ईकार शकार सावर्ण्यम, ये छोटा ही छपा हुआ दीर्घ कर लो। ईकार शकार सावर्ण्यम अप्रसिद्धम तस्माद् अचि इति अनुवर्त्यम। आगे देखिए, सवर्ण दीर्घत्वे रीति रीवावचनम, रीति सवर्णे पर भूते रीवा भवती इति वक्तव्यम। जैसे होत्री और रिकार है, ये
रीति रीवावचनम, रीति सवर्णे पर भूते रीवावचनम। ये जो री है और ये जो री है, इनको ये करना चाहिए। देखो विकल्प से एक अलग प्रकार का ये इस तरह का बता रहे हैं। एक तो ये री होता है और एक ये वाला होत्र ऋकार। विकल्प से कहना चाहिए पक्ष में यदा न री तदा दीर्घायु, तब दीर्घी हो जाएगा। ये गलत छप रहा है, होतकार बना रखा है, होत्रीकार होना चाहिए। दोनों का उच्चारण तो गुरु जी एक ही जैसे लग रहा है, थोड़ा अंतर होगा। मध्य रे भक्ति द्वे आदितो अज भक्ति अर्धमात्रा एवं अंततः। पद्मंजलि पढ़कर देखिए इसका स्वरूप। मध्य रे भक्ति द्वे, ये जो री है ना, इसकी बात कह रहे हैं कि मध्य में दो रेफ भक्ति हैं। आदि तो अज भक्तेर अर्धमात्रा एवं अंततः। पद्मंजलि के कारण से मैंने तो कह रहा कि मध्य रेफ भक्ति द्वे, ये जो लिख रहे हैं ना पद्मंजलि में, मध्य रेफ भक्ति, भक्ति ये द्विवचन है, दो रेफ भाग हैं आद आद। आदि तो अज भक्ते अर्धमात्रा, आदि में अज भक्ति की अर्धमात्रा है और अंत में भी अज भक्ति की अर्धमात्रा है। चार भाग बना लिए इसके, चार भाग हैं, चार टुकड़े कर लिए हैं, चार टुकड़े कर लिए। आदि में भी अच, अंत में भी अच, और बीच में दो रे के भाग बना करके बता रहे हैं। और लरी में ये क्या बनाएंगे, लरी कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से देख रहे हैं। ये कह रहे हैं पद्मंजलिकार, आदि में अच भाग, अंत में अच भाग और दो रेफ भाग, और इसमें आदि में अच भाग, अंत में अच भाग और दो लय। दो लय का मतलब दो भाग, आधा आधा भी क्या, थोड़ा थोड़ा करके ये चार टुकड़े करके उसमें देख रहे हैं। कुल मिला करके ये दीर्घ हो जाएगा, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक हो जाएगा। तो और ये द्विमात्रिक हो जाएगा तो इसमें ऐसा देख रहे हैं कि आदि और अंत तो एक मात्रा होगी और बीच में दो रे की एक मात्रा होगी। इस तरह से कुल होकर के दो मात्रा होगी। कहाँ पर लिखा? लृति लृवा वचनम, लृति सवर्णे परता लृवा भवती उत्तम होत्री लृकार होत लृकार, और पक्ष में तो दीर्घ हो जाएगा क्योंकि ऋकार लिकार की श्रवण संज्ञा कही है। तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पर एक वार्तिक के द्वारा ऋकार लिकार की सवर्ण संज्ञा कही है, हैं? दीर्घ पक्षे समुदायांतर तमस रिवर्ण से दीर्घ स्वभावात ऋकार क्रियते। दीर्घ पक्ष में समुदाय का अंतरतम तो कोई है नहीं, इसलिए री दीर्घ कर देते हैं। समुदाय का कोई अंतरतम वर्ण है नहीं, इसलिए री दीर्घ कर देते हैं। दोनों बात ठीक है। फिर कौन सी बात? मैंने जो बताया वो तो पद्मंजलि के अनुसार कर दिया। वैसे उन्होंने तो वही पाठ रखा है ना कि रीति रीवावचनम, री जो है ह्रस्व री कर दो और जो है एक बार दीर्घ कर दो। प्रथम पूर्व सवर्ण अक इति दीर्घ इति वर्तते। प्रथमा शब्दो विभक्ति विशेषे रूढ़। प्रथमा जो शब्द है वो विभक्ति विशेष में रूढ़ है। बताओ कौन सी विभक्ति में रूढ़ है? सु औ जस। प्रथमा विभक्ति का संज्ञा का संजी क्या है? प्रथमा इस विभक्ति का संजी क्या है?
सुऔजस तत्साचर्य से द्वितीया भी प्रथमा इति उक्ता, उसके साचर्य से जो द्वितीया विभक्ति है वो भी प्रथमा कह दी। तस्याम प्रथमायाम द्वितीयायाम विभक्तो अचि परता, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के पर रहते अका पूर्व पर स्थाने पूर्व श्रवण दीर्घ एकादेश भवति। अग्नि जमा औ, अग्नि आगे औ, अग्नि, वायु औ वायु, वृक्ष जस वृक्षः, प्लक्ष जस प्लक्षः, वृक्षान प्लक्षान, ऐसे बन रहा है। ठीक हो गया है जी। प्रथमयो ये सप्तमी का द्विवचन है, सप्तमी का द्विवचन है तो प्रथमा और प्रथमा एक शेष है ना, प्रथमा च प्रथमे तयो प्रथमयो। तो अब ये विचार करने की बात है कि प्रथमा तो सुऔजस हो गया, और दूसरा जो प्रथमा शब्द है वो किसके लिए आएगा, तो उसके समीपस्थ जो द्वितीय है उसको भी प्रथमा कह दिया लक्षणा से। दो प्रथमा तो है नहीं, प्रथमा तो एक ही है मुख्य रूप से, दूसरी प्रथमा लक्षणा से उसके सन्निकट वाले को भी कह दिया प्रथमा। साचर्य से जैसे रिक्शा वाले को रिक्शा कह देते हैं ना, या गंगायाम घोषा, गंगा के समीपस्थ तट को गंगा कह देते हैं, ऐसे प्रथमा के समीपस्थ जो प्रथमा है उसको प्रथमा कह दिया। जहाँ अभिधा घटे नहीं तो वहाँ लक्षणा प्रयोग होता है। तो प्रथमा का अर्थ सुऔजस में तो ठीक घट गया, पर दूसरा प्रथमा है नहीं तो फिर लक्षणा उसके साचर्य से जो निकटवर्ती है वो ले लेंगे। तो वायु, अग्नि, वृक्षा प्लक्षा, वृक्षान प्लक्षान। देखो वृक्ष आगे जस, तो इन दोनों को ये को विसर्ग हो जाएगा, और शस आएगा तो सस आएगा तो अस वृक्षास, तस्मात् छसो ना पुंसी, एक सूत्र आ रहा है। पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर, सस के सकार को नकारादेश हो जाता है, अभी आगे आ रहा है। शस का अवयव जो सकार पुल्लिंग में नकारादेश हो जाता है। ये नकार जो सुनाई देता हमेशा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कहीं नकार सुनाई नहीं देगा। अग्नि जमा औ अग्नि, वायु जमा औ वायु, वृक्षा प्लक्षा वृक्षान प्लक्षान। अतो गुणेति यद अकारे पर रूपम, अतो गुणे सूत्र से आकार के पर रहते जो पर रूप होता है तद अका सवर्ण दीर्घम एवं बाधते न तो पूर्व सवर्ण दीर्घम। एक बात कही है यहाँ, अ और अ है ना जी, ये अतो गुणे अपदांत अकार से उत्तर गुण परे हो तो पर रूप एक आदेश होता है। तो कह रहे हैं अतो गुणे यद अकारे पर रूपम, जो आकार के पर रहते पर रूप है वो अका सवर्ण दीर्घ कोई बातता है, न कि इस सूत्र को, न तो पूर्व सवर्ण दीर्घत्वम पुरुस्ताद अपवाद अंतरान विधीन बाधनते नोत्तरान। अतो गुणे जो है पुरुस्ताद अपवाद है वो निकटवर्ती, अनंतर विधि अका सवर्ण दीर्घ उसी को बाधेगा। उत्तर विधि जो ये वाला सूत्र है, पुरुस्ताद अपवाद अतो गुणे है, अतो गुणे अपवाद है, एक तो अका सवर्ण दीर्घ का अपवाद है और एक प्रथमा पूर्व सवर्ण दीर्घ का अपवाद है। प्रथमा पूर्व सवर्ण सूत्र का अपवाद है, तो दो का ये अपवाद है अतो गुणे। तो अतो गुणे के निकटतम जो दूसरा सूत्र है ना जिसको ये बाध रहा है, अका सवर्ण दीर्घ पुरुस्ताद अपवाद अनंतर विधि को बाधते हैं, उत्तर विधि को नहीं बाधते, अर्थात प्रथमा पूर्व सवर्ण को नहीं बाधेगा। क्या नहीं अतो गुण तो पहले पीछे हो गया ना। अतो गुणे कितने नंबर है? अतो गुणे तो 97 नंबर है। हाँ, फिर अका सवर्ण दीर्घ 101, फिर ये प्रथम पूर्व सवर्ण 102। तो अतो गुणे जो है अनंतर 101 को बाधेगा, 102 को नहीं बाधेगा। अचिते वृक्षा प्लक्षा अच परे नहीं है, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। अकाइते नाव अक्ष से उत्तर नहीं, नौ जमा औ तो अक्ष से उत्तर नहीं है ये अच। पूर्व सवर्ण ग्रहणम किम, अग्नि आगे औ, पूर्व सवर्ण क्यों पड़ा? तो कहते हैं
पक्ष में पर सवर्ण ना हो। यदि हम पूर्व सवर्ण ग्रहण नहीं करते, पूर्व सवर्ण ग्रहणम किम या पूर्व ग्रहणम किम प्रश्न है। असति पूर्व ग्रहण है। व्याख्याकार ये कह रहे हैं कि यदि हम पूर्व ग्रहण नहीं करते, यूं प्रथमयो पूर्व सवर्णा प्रथमयो सवर्णा पक्ष कैसे आ रहा है विकल्प? अग्नि इत्यत्र पक्षे पर सवर्णो माभूत। अग्नि में अग्नि वो है ना जी। यदि हम पूर्व हटा दें और सूत्र ये बना दें प्रथमयो सवर्णा, प्रथमा द्वितीय व्यक्ति का परे हो तो पूर्व पर के स्थान में सवर्ण एकादेश होता है। वैसे नाम तो इन्होंने पूर्व सवर्ण ग्रहणम किम लिखा है, लेकिन इनका प्रश्न पूर्व के ऊपर है, पूर्व ग्रहण क्यों किया। तो कहते हैं पर सवर्ण भी हो सकता था। प्रथम अक्ष से उत्तर सवर्ण परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में सवर्ण आदेश होता है। अक्ष से उत्तर अच परे हो, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। ये अर्थ होगा, सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। तो इस ई का भी सवर्ण दीर्घ हो सकता है पक्ष में, इसका भी हो सकता है, सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। तो वो कह रहे हैं कि पक्षे पर सवर्णो माभूत दीर्घ ग्रहणम किम त्रिमात्रे स्थानिनी त्रिमात्र आदेश निवृत्त्यर्थम। दीर्घ ग्रहण इसलिए किया कि अग्नि और इस स्थिति में दीर्घ ग्रहण नहीं करते तो एकादेश करते तो स्थानीय त्रिमात्रिक है ना, तो आदेश भी त्रिमात्रिक होने लग जाता है। तस्मात् ससो ना पुंसी तस्मात् पूर्व सवर्ण दीर्घाद उत्तर से ससो अवयव सकार से पुंसी नकारादेशो भवति। पुल्लिंग में नकारादेश होता है। ससो अवयव सकार से पुंसी नकारादेश भवति। जैसे वृक्षान है, सस का अवयव सकार है ना, इसको नकार हो जाएगा। हाँ, सस का अवयव षष्ठी, अवयव षष्ठी सस। वृक्षान अग्निन वायुन, अग्नि को पहले सब जगह पहले प्रथम पूर्व सवर्णा लगेगा, तब ये सूत्र का नंबर आएगा। कर्तृन हर्तृन षंडकान पंडकान स्थूरकान अरनकान सर्वे ते पुल्लिंगा विशिष्टम। ये सभी शब्द पुल्लिंग विशिष्ट स्वार्थ को प्रतिपादन कर रहे हैं। स्वार्थक का मतलब है अपने अपने अर्थ को बता रहे हैं। जो षंडक पंडक आदि है ना, इनका अपना जो अर्थ है, षंडक पंडक आदि वही होते हैं जो नपुंसक होते हैं। वैसे तो ये नपुंसक होते हैं इनके अर्थ। जैसे दारा शब्द का लिंग जो है पुल्लिंग होता है, पर शब्द का अर्थ स्त्री होता है। कलत्रम लिंग तो इसका नपुंसक लिंग है शब्द का, पर अर्थ स्त्री होता है। ऐसे ही षंडक पंडक जो शब्द है नपुंसक में वर्तमान है। इन शब्दों का जो अर्थ है वो तो नपुंसक है। किसी नपुंसक को कहते हैं षंडका पंडका, लेकिन शब्द का लिंग पुल्लिंग है। जैसे दारा कलत्रम की बात मैंने कही, वो बात कह रहे हैं। हाँ, और स्थूरकान अररकान ये जो है, ये स्थूर का शब्द ऐसे बना है, स्थूर का अपत्य अरर का अपत्य, इस तरह से बना रहे हैं ये। हैं? स्थूर का अपत्य अरर का अपत्य। स्थूर और अररक शब्द है, स्त्री शब्दाभ्याम ये ऐसे बनाया है। स्थूरा का अपत्य, स्थूराया अपत्यानि, अररकाया अपत्यानि, अररकाया अपत्यानि, अररकाया अपत्यानि है।
अरर का के अपत्य, स्थूरा के अपत्य। तो स्थूरा शब्द से गर्गादि व्यय, और यहां भी गर्गादि व्यय, और बहुवचन में ययोश्च दूसरे दय के चौथे पाद में सूत्र है, ययोश्च से लुक हो गया, स्थूरा बच गया, स्थूरा गस ये किया है ना, तो इसका लुक हो गया, और इसका सुपदात प्रातिपदिक लुक पहले होगा, इसका बाद में होगा है? स्थूरा लुक तद्दित लुकी, तद्दित लुक होने पर, ये तद्दित लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो गया, बन गया स्थूर, है ना जी। इससे सस ले आए, इससे सस ले आए। यहां जो स्थूर और अररक, अररक भी इसी तरह बना लिया, अररक का लुक तद्दील लुकी, अररका का अररक बन गया, अररक ऐसे बन गया। स्थूर और अररक और इससे सस ले आए, स्थूरान पस्य बना रहे हैं, हैं? स्थूर और अररक इत्येतावत् स्त्री शब्दाभ्याम उत्पन्नो अत्र शस, स्त्री शब्दाभ्याम परो भवति न नपुंसक शब्दाभ्याम। पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर सस का अवयव सकार पुल्लिंग में नकारादेश होता है। पुल्लिंग में सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? पुंसी सस उत्पन्ना। ये जो पुंसी पढ़ा है ना सूत्र में, ये प्रकृति विशेषण है या प्रत्यार्थ विशेषण है? प्रकृति का विशेषण है या प्रत्यार्थ का विशेषण है? ये प्रत्यार्थ विशेषण यदि होगा तो पुंसी चेत बहुत्वे सस उत्पन्ना, ऐसा अर्थ निकलेगा। और प्रकृति विशेषण होगा तो यह अर्थ होगा पुन शब्द से परे यदि सस आए, पुन शब्दात चेत पर सस इति। ये दो पक्ष बन करके और फिर एक निर्धारित पक्ष को स्वीकार किया है। दो पक्ष पहले समझ लो। ये जो शस है यदि प्रत्यार्थ विशेषण है, ये अर्थ आएगा कि ये जो शस है यदि पुल्लिंग में आए, ये जो शस आए प्रत्यार्थ विशेषण पक्ष में, जो पुंसी है पुल्लिंग में यदि शस आए, शस को पुल्लिंग में बताएंगे। और जब प्रकृति विशेषण होंगे तो पुल्लिंग में वर्तमान जो शब्द है, पुल्लिंग में वर्तमान जो शब्द है उससे परे यदि बहुत्व में आया हुआ शस हो, पुल्लिंग में वर्तमान शब्द से परे यदि बहुत्व में शस आए तो उसके सकार को सस का, पुल्लिंग शब्द से परे यदि सस आए और प्रत्यार्थ विशेषणम, उसमें यह अर्थ होगा पुल्लिंग को कहने के लिए यदि शस आए, वो शब्द तो चाहे किसी लिंग में हो, शस पुल्लिंग को कहने में आना चाहिए। हैं? इसके अनुसार फिर ये हो गया है संडकान। तो बहुशु बहुवचनम में त्रिक प्रातिपदिकार जब लेकर चलते हैं जाति व्यक्ति और लिंग, तो प्रकृति विशेषण बन जाएगा। पुन शब्द से परे सस के अवयव सकार को नकार होता है। जाति व्यक्ति और लिंग यदि प्रातिपदिक का अर्थ माने तो लिंग भी प्रातिपदिक का ही अर्थ है, और उससे परे सस आने पर उसके सकार को नकार हो जाता है। लिंग जो है वो भी प्रातिपदिक का ही अर्थ है। तो जाति अर्थ, व्यक्ति अर्थ और लिंग अर्थ ये प्रातिपदिक के अर्थ हैं, उससे परे शस के सकार को नकार हो जाता है। लिंग जो होता है प्रातिपदिक, पांच चीजें हैं पर उसमें कई पक्ष हैं, 5 भी रहती हैं, 4 भी रहती हैं, 3 भी रहती हैं, तो 3 रहेंगी। 3 मान करके ये अर्थ होगा कि जाति अर्थ, व्यक्ति अर्थ और लिंग अर्थ प्रातिपदिक के हैं और शस फिर उससे आता है। प्रातिपदिक के अंदर 3 चीजें हैं, जाति व्यक्ति और लिंग, और उससे शस आता है। प्रकृति अर्थ विशेषण बन जाएगा ये पुंसी। पुल्लिंग में वर्तमान शब्द से परे
शस के अवयव सकार को नकार होता है। और दूसरे पक्ष में होगा कि पुल्लिंग में आना चाहिए ये शस, पुल्लिंग को कहने, शब्द चाहे किसी लिंग में हो, ये शब्द किसी लिंग में हो, शस जो है पुल्लिंग में आना चाहिए। तो इसको विचार किया इन्होंने। यदि हम ये लेकर के बात चलते हैं, वृक्षान अग्नि, एक पक्ष को लेकर चलते हैं ना, तो कुछ उदाहरण सिद्ध होंगे, दूसरे असिद्ध हो जाते हैं। दूसरे पक्ष को लेकर चलते हैं तो कुछ सिद्ध हो जाते हैं। सर्वे ते पुल्लिंग विशिष्टम स्वार्थम प्रतिपादयन्ति, पुल्लिंग विशिष्ट अपने अर्थ को कह रहे हैं ये। अच्छा, ये वृक्ष आदि के लिए कह रहे हैं, वृक्ष, अग्नि, वायु, कर्त्री, हर्त्री, षंडक, पंडक, स्थूरक, अररक, सर्वे ते। अच्छा, सर्वे ते ये सारे शब्द पुल्लिंग विशिष्ट स्वार्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। वृक्ष भी, अग्नि भी, वायु भी, कर्त्री, हर्त्री, षंडक भी पुल्लिंग विशिष्ट स्वार्थ को कह रहा है। स्थूरक, अरर्क ये भी पुल्लिंग विशिष्ट स्वार्थ को कह रहा है, हैं? केवल वृक्षादि नहीं, सर्वे ते ये सर्व का अर्थ है। प्रत्यय के लुप्त होने पर भी प्रकृति ही उसमें वर्तमान है। यहाँ पर जैसे यह प्रत्यय लुप्त हो गया ना, तो इसके लुप्त होने पर जो प्रकृति है, यहाँ लुक तद्दिलुकी, तद्दिलुक होने पर स्त्री प्रत्यय का लुक हो गया। ये जो स्थूर शब्द है और जो अररक शब्द है, ये पुल्लिंग में वर्तमान है। यह का तो लुक हो गया, यह का लुक होने पर लुक तद्दिलुकी हो गया। ये प्रकृति जो है पुल्लिंग में वर्तमान है। ठीक है, प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रकृति जो है तदर्थे वर्तते। इसको हम पूरे को एक बार देख सकते हैं। वैसे इन्होंने व्याख्याकारों ने इसको दिया है, स्पष्ट करके दिया है। प्रत्यार्थ सिद्धम वा विशेषणम, न्यास देखिए एक बार। पुंसी चेत बहुत्वे सस उत्पन्ना, प्रकृति विशेषणम वा पुंस शब्दात चेत परसस, तत्र यदा प्रत्यार्थस विशेषणम तदा सर्वे एते इत्यादेर अयम पूर्वा पक्षा। तो सर्वे एते, ये जो पंक्ति लिखी है, इसका पूर्व पक्ष ये बनेगा कि वृक्षान अग्निन इत्यादिकम युक्तम उदाहरणम पुंसाम बहुत्वे अत्र शशय उत्पन्नत्वात्। वृक्षान अग्निन तो उदाहरण ठीक बन गए। जब प्रत्यार्थ विशेषण लेकर के चलते हैं तो शस वृक्षान अग्निन उदाहरण बन जाएगा, पर षंडकान पंडकान ये उदाहरण नहीं बनेंगे। यहाँ पुल्लिंग के बहुत्व में सस नहीं आया। किसके बहुत्व में आया है? नपुंसकों के बहुत्व में आया है। तो इसलिए कहा सर्वे ते, सर्वग्रहण न केवलम वृक्षादय शब्द पुल्लिंगेन सामान्य विशेषेण विशिष्टम स्वार्थम प्रतिपादयन्ति, अपितु षंडक पंडक शब्द भी स्वार्थ पुनरेषाम सामान्य विशेषेण अवच्छिन्नम वृक्षादिकम द्रव्यम। स्वार्थ क्या है? पुंस्त्वेन सामान्य विशेषण अवच्छिन्न जो वृक्षादि द्रव्य है वो यहाँ पर स्वार्थ है। तदेवं यत सर्वे ते पुल्लिंग विशिष्टार्थाभिधायिना, सारे के सारे पुल्लिंग विशिष्टार्थ के वाचक हैं। तेने तेभ्यः उत्पद्यमानः सस् पुंसाम एव बहुत्वे उत्पद्यते इति पूर्व पक्ष निराकृतो भवति। सस जो है पुल्लिंग के बहुत्व में वर्तमान माना जाएगा। और जब प्रकृति विशेषण पक्ष लेकर चलते हैं तो पूर्व पक्ष का मतलब इसमें यह शंका आएगी कि वृक्षान इत्यादिकम उदाहरण उपपद्यते, लेकिन अगला उदाहरण स्थूराय अपत्यम, स्थूरान अररकान ये उदाहरण नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तो दिखा रहे हैं कि स्थूराय अपत्यानि अररकाय अपत्यानि गर्गादि हैं, ययोश्च से लुक करने पर स्त्री प्रत्यय का लुक तद्दिलुकी लुक हो गया। तो स्त्री शब्दाभ्याम उत्पन्नो अत्र शस, स्त्री शब्दाभ्याम परो भवति न नपुंसक शब्दाभ्याम। जो स्थूर और अररक शब्द है वो स्त्री शब्द से परे माना जाएगा शस, ना कि नपुंसक शब्द से परे नहीं माना जाएगा। क्योंकि अभी तो ये अपत्य को कह रहे हैं ना, स्थूर के अपत्य, अपत्य तो इसका अभिधेय है, तो अभिधेय नपुंसक है। तो इत्यतः सर्वे एते प्रकृतिरेवत्र तद्धिर लुगंता प्रत्यार्थे वर्तते।
प्रकृति जो तद्धित लुगंत है वो प्रत्यार्थ में वर्तमान है, से प्रत्यार्थ पुल्लिंग विशिष्टा, और वो प्रत्यार्थ जो है पुल्लिंग से विशिष्ट है। तस्मात् न केवलम वृक्षादय शब्द पुल्लिंगेन विशिष्टम वृक्षादिगम स्वार्थम प्रतिपादयन्ति, अपितु स्थूर और अररक शब्द भी पूर्वपक्षा प्रतिक्षिप्तो भवति, पूर्वपक्ष निराकृतो भवति। अयम तरी प्रत्यार्थ विशेषणे दोषा, ये एक और दोष दे रहे हैं। चंचाई चंचा वाला आगे आ रहा है। ये तो मैंने न्यास पढ़ा, इसको भी देख सकते हैं पद्मंजरी को। तस्मादित्यनेन अनंतरा पुरुषवर्ण दीर्घो निर्दिश्यते, उत्तरस्य ससो अवश्य। नीचे देखिए आगे चल करके, बहुषु बहुवचनम इत्यत्र त्रिकम प्रातिपदिकार्थ इति उक्तम। बहुषु बहुवचनम में त्रिक प्रातिपदिक का अर्थ बताया है, त्रिक। तो आगे कहते हैं पुंसी तेतत् प्रकृति विशेषणम पुंस शब्दात् परस्य ससो अवश्य, ये अर्थ हो, और यदि ये अर्थ हो तो वृक्षान इत्यादिकम पदम नकारांतम उदाहरणम उपपद्यते। वृक्षान इत्यादि जो पद है नकारांत के रूप में हमारे को मिल जाता है, क्योंकि पुं शब्द से परे सस के अवयव सकार। ये जो वृक्ष शब्द है ये पुं शब्द है और सस का आस है, पुरुषवर्ण दीर्घ हो गया। तो इन्होंने ये कहा कि ये उदाहरण बन जाएगा, क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये पुं शब्द से परे, ये पुं शब्द है ना वृक्ष, इससे परे सस का अवयव ये सकार है, इसको नकार हो जाएगा। और षणुक षंडक शब्दौ इहलोक प्रसिद्ध्या नपुंसके वर्तमानोपि। षणुक एक शब्द दिया इन्होंने, मूल में नहीं है ये, और षंडक ये लोक प्रसिद्धि से, ये दोनों शब्द नपुंसक को कहते हैं। पुंस्त्वानुगतम एव अर्थम आहतु, लेकिन पुंस्त से अनुगत अर्थ को कहते हैं, नपुंसक को कहते हुए पुंस्त्वानुगतम अर्थम आहतु, यथा कुमारी आदिषु वर्तमानो अर्थ शब्द। ये क्या कह दिया? नपुंसके वर्तमान हो भी षणुक षंडक पंडक जो शब्द हैं लोक प्रसिद्धि से नपुंसक में वर्तमान होते हुए भी पुंस्त से अनुगत अर्थ को कहते हैं। मतलब षंडक पंडक नपुंसक होता है पर पुंस्त्वानुगत अर्थ कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया, कुमारी आदि में वर्तमान अर्थ शब्द, कुमारी अर्थ है कह दिया किसी ने, कुमारी अर्थ है, कुमारी अर्थ है, कुमारी अर्थ है का मतलब कंबल है। तो तस्मात् ससो ना पुंसी की पद्मंजरी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सूत्र के अर्थ के विषय में है विचार कि सूत्र का अर्थ कौन सा ज़्यादा मान्य है। पुल्लिंग में वर्तमान जो सस का अवयव जो सकार, पुल्लिंग में वर्तमान होने पर नकारादेश होता है। फिर जब अवयव सकार नहीं मानते हैं तो फिर आधे बड़े से लगता है ना, तो के स्थान में प्राप्त होता है। तस्मात् है ना। पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर सस का अवयव जो सकार, न कि सस को। सस असंभव है ना, मिलेगा नहीं। अंतादिवत भाव भी नहीं हो सकता, उभयथा क्षण नांतादिवत। तो अवयव तो यहाँ पढ़ा नहीं है, फिर भी अवयव ही अर्थ लेंगे। पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर सस का अवयव, आधे परिस्थिति तो क्या लगेगा, पर अर्थ के ऊपर है दिक्कत। पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर जो सस, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर सस हमको मिलेगा नहीं, पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर सस का अवयव सकार मिलेगा। ठीक है, पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर कहीं भी सस हमें मिलेगा नहीं, अंतादिवत भाव भी नहीं है।
अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो सूत्र में तस्मात् छसो ना पुंसी पढ़ा है, ये पुंसी प्रकृति विशेषण है या प्रत्यार्थ विशेषण है, इस बात पर विचार है। वैसे तो लिंग जो होते हैं वो प्रातिपदिक गत ही होते हैं, तो पुल्लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक यही अर्थ ज्यादा ठीक बैठता है। पुन शब्द से परे सस के अवयव सकार को नकार होता है। ऐसा कहने से वृक्षान आदि तो बन जाएंगे। पुल्लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक, पुल्लिंग में वर्तमान जो शब्द, पुल्लिंग में वर्तमान पुल्लिंग को कहने वाला जो शब्द है, तो वृक्षान आदि तो बन जाएंगे, क्योंकि वृक्षान में वृक्ष जो है वो पुल्लिंग में वर्तमान है, और उससे उत्तर सस का अवयव जो सकार है उसको नकार हो जाएगा, वृक्षान बन जाएगा। प्रकृति का विशेषण, प्रकृति का विशेषण, प्रकृति जो है पुल्लिंग में वर्तमान हो। पुंसी पुंस शब्दात परस्य ससो अवयवस्य हैं, वृक्षान आदि उदाहरण बन जाएंगे। पर षंडक आदि शब्द नपुंसक में वर्तमान है, पुल्लिंग में वर्तमान नहीं है। ये पुंसी वर्तमानात, यहाँ पर पदमंजरी में अर्थ दिया है, देख लो, पढ़ लो। बहुसु वचनमित्ययं त्रिकम प्रातिपदिकार्थ है इत्युक्तम तेन पुंसी ते तत् प्रकृति विशेषणम पुन शब्दात् परस्य ससो अवयवस्य यद्देवं वृक्षान इत्यादिकम पदम नकारांतम उदाहरणम उपपद्यते। पुन शब्द से परे सस के अवयव सकार को नकार होता है, वृक्षान आदि उदाहरण बन जाएंगे। षणु का षंडक शब्दों इहलोक प्रसिद्ध्या नपुंसके वर्तमानोपि पुंस्त्वानुगतम एव अर्थमाहतु यथा कुमारी आदिषु वर्तमानो अर्थ शब्द। षणुक और षंडक शब्द जो होते हैं लोक प्रसिद्धि से नपुंसक में वर्तमान होते हुए भी पुंस्त्व से अनुगत अर्थ को ही कहते हैं। षंडकान पश्य ऐसा बोलते हैं, षंडकान पश्य पुल्लिंग बोला, षंडक शब्द का अर्थ नपुंसक होता है। इन नपुंसकों को देखो, षंडकान पश्य नपुंसक में वर्तमान होते हुए भी पुंस्त्व युक्त अर्थ को ही कहते हैं। जैसे कुमारी आदि में वर्तमान जो अर्थ शब्द होता है ना, कुमारी अर्थ, तो पुल्लिंग को कह देता है कुमारी अर्थ है कंबल है। नहीं, अर्थ नपुंसक है, शब्द पुल्लिंग है, अर्थ नपुंसक है। जैसे दारा शब्द का अर्थ स्त्री है लेकिन पुल्लिंग है ना। अर्थ लेंगे कुमारी, कुमारी अर्थ, तो जो अर्थ होता है वो पुल्लिंग है, बाकी वो तो स्त्रीलिंग है। कुमारी शब्द तो स्त्रीलिंग है, कुमारी तो स्त्रीलिंग है, पर कुमारी अर्थ एक शब्द बन गया। इसमें क्या विग्रह कैसे देखेंगे? पुंस्त्वम अनुगतम या पुल्लिंग को प्राप्त, पुंस्त्व से युक्त। यथा कुमारी आदि वर्तमान, कुमारी में वर्तमान अर्थ शब्द जैसे। सामान्य विशेषा एवं स्त्रीत्वादयो न पुनः, जो स्त्रीत्व जो है ना वो क्या चीज है, न पुनः स्तनादया, सामान्य विशेष ही स्त्रीत्व है। स्त्री सूत्रे च, स्त्रियाम सूत्र में ये बात हमने दिखाई है। स्त्रीत्व पुंस्त नपुंसकत्व का अर्थ क्या है? सामान्य विशेषः स्त्रीत्वादय गोत्वादय इव बहु प्रकार व्यक्तया। ये जो स्त्रीत्वादि हैं ये सामान्य और विशेष हैं। इनमें एक सामान्य है, स्त्रीत्व में एक सामान्य है एक विशेष है। सामान्य तो सजातीय की अपेक्षा है, विशेष विजातीय की अपेक्षा से है। पुंस्त और नपुंसकत्व की दृष्टि से स्त्रीत्व में विशेष है और सजातीय की अपेक्षा से सामान्य, सामान्य विशेष है। जैसे गोत्व में गोत्व सामान्य अश्व की अपेक्षा से विशेष है और सजातीय की अपेक्षा से सामान्य है ना, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इसमें कैसे बताया? सामान्य विशेष स्त्रीत्व आदि, मतलब सामान्य विशेष ही है स्त्रीत्व आदि।
स्त्री पुंस्त नपुंसकत्व क्या चीज है? बोले सामान्य विशेष, लक्षण, चिन्ह नहीं। चिन्ह के आधार पर स्त्रीत्व पुंस्त नपुंसकत्व का निर्धारण नहीं है, सामान्य विशेष के आधार पर है। जैसे गोत्रवादी में सामान्य विशेष स्त्री हैं, और वो सामान्य विशेष अभिव्यक्त होते हैं व्यक्ति के द्वारा, संस्थान विशेष के द्वारा। व्यज्यते आभि सामान्य विशेषा इति व्यक्तया, जिससे सामान्य विशेष का प्राकट्य होता है उसको व्यक्तया कहा है। करण कारक में 3 प्रत्यय है। व्यज्यते आभि सामान्य विशेषा इति व्यक्तया। तो आगे कहते हैं स्थूरकान, ये 2 उदाहरण नहीं बनेंगे। कैसे? स्थूरकाया अपत्यानि अररकाया अपत्यानि गर्गादिभ्यो हैं बहुषु लुक, स्त्री प्रत्यय का भी लुक तद्दिलुकी लुक हो गया। स्थूरक अररक शब्द स्त्री शब्द हैं। ताभ्याम परोत्र सस भवति न तु पुन शब्दाभ्याम। स्थूरक और अररक शब्द है ना, इनसे परे सस होता है, न कि पुन शब्द से परे हैं। न केवलम वृक्षादय अपितु एतौ अपि सर्व शब्दस्य अर्थः। तो अब ये बात कही, सर्वे ते पुल्लिंग विशिष्टम स्वार्थम प्रतिपादयन्ति। प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रकृति ही उस अर्थ में वर्तमान है। ये जो स्थूरकान और अररकान ये जो शब्द हैं, ये भी केवल वृक्षादि ही नहीं, ये शब्द भी स्थूरकान पश्य, अररकान पश्य या षण्डकान पंडकान, ये जो शब्द हैं ये भी पुल्लिंग विशिष्ट स्वार्थ का प्रतिपादन करते हैं। पुल्लिंग विशिष्टम स्वार्थम प्रतिपादयन्ति। स्त्रीवाचकत्वेन प्रसिद्धोपि हेतु अस्मिन् प्रयोगे पुन शब्दौ, ये पुल्लिंग शब्द हैं इस प्रयोग में। स्थूरका का अपत्य, अररका का अपत्य, तो यहाँ पर लुक तद्दिल लुकी, स्त्री प्रत्यय का लुक हो गया। जो प्रत्यय आया था ना उसका गर्गादिभ्यो ये बहुत में लुक हो गया, और स्त्री प्रत्यय का भी लुक तद्दिल लुकी लुक हो गया। अब ये स्थूरक और अररक शब्द स्त्री शब्द हैं और उनसे परे सस आया है, तो उनसे सस आया तो ये नए नहीं हो सकता, स्थूरकान कैसे बनेगा? तो ये बता रहे हैं कि ये सभी शब्द का मतलब वृक्षान, अग्निन, वायुन, कर्तृन, हर्तृन, षण्डकान, पंडकान, स्थूरकान, अररकान, ये सभी शब्द पुल्लिंग विशिष्टम स्वार्थम प्रतिपादयन्ति। ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग विशिष्ट जो स्वार्थ है, इनका अपना अर्थ है, उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। इनका अपना अर्थ अलग अलग है। जैसे षण्डक नपुंसक अर्थ को कह रहा है, और वायु वायु अर्थ को कह रहा है, अग्नि अग्नि को, वृक्ष वृक्ष को कह रहा है, कर्ता कर्ता को कह रहा है, हर्ता हर्ता को कह रहा है। स्थूरकान जो है स्थूरक, स्थूरकाया अपत्यानि उनको कह रहा है, अररका के अपत्यों को कह रहा है। तो ये अपने अपने अर्थ को कह रहे हैं, पर पुल्लिंग विशिष्ट स्वार्थ को कह रहे हैं। ये जो है, ये शब्द अपने अपने अर्थ को जो कह रहे हैं वो पुल्लिंग विशिष्ट स्वार्थ को कह रहे हैं, इसलिए जो है ये नत्त हो गया, सूत्र का अर्थ घट गया। पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर पुंसी सकारस्य पुंसी नकारादेशो भवति, ये जो कहा पुन शब्दात् परस्य ससो अवयव सकारस्य नकारादेशो भवति। यदि ऐसा है तो एक और दिक्कत आ गई। चंचायु चंचा, जैसे चंचा एक तृण पुरुष होता है, खेत में डरावा के लिए, पशुओं को डराने के लिए खड़ा कर देते हैं, तो इवे प्रतिकृतों से कन आया, चंचा इव प्रतिकृति को कहने के लिए कन आ गया। लुम मनुष्य से इसका लुप हो गया कन का। अब प्रकृति चंचा शब्द जो है पुंस्त विशिष्ट प्रत्यार्थ को कह रहा है। जैसे वो स्थूर का शब्द जो था वो पुंस्त विशिष्ट किसको कह रहा था? अपत्यर्थ को कह रहा था ना। स्थूर का अपत्य, अरर का अपत्य, तो जो अपत्यर्थ को कह रहा था वो किसको कह रहा था? जैसे स्थूर का स्त्रीलिंग है, स्थूर काया अपत्यानि, तो स्थूर का शब्द से
अपत्य अर्थ में यहीं प्रत्यय आ गया और यहीं का जो है बहुत्व में ययोश्च से लुक हो गया और लुक तद्दिलुक स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो गया। अब ये जो स्थूर का शब्द है इसका अपना अर्थ क्या हो गया? इसका यहाँ पर स्थूर का के अपत्यों को कह रहा है ये शब्द। स्थूर का नाम की स्त्री के अपत्यों को ये स्थूर का कह रहा है। तो जैसे अब प्रत्यार्थ को कह रहा है ये। प्रत्यार्थ कौन है? प्रत्यार्थ तो अपत्य है ना, अपत्यों को कह रहा है ये शब्द। और मूल शब्द ये स्त्री शब्द है। स्त्री शब्द यदि मानते हैं तो स्थूरकान नहीं बनेगा। पर इन्होंने कहा कि यहाँ पुंस्त विशिष्ट अपत्यार्थ को स्वार्थ को कह रहे हैं। इनका जो अभी यहाँ अर्थ है वो अपत्य अर्थ को कह रहे हैं और वो है पुंस्त विशिष्ट। स्वार्थ जो है इनका पुंस्त से युक्त है। जो अपत्य है ना, अपत्य तो यहाँ नपुंसकलिंग शब्द है पर अपत्य से जिसको कह रहे हैं वो तो पुल्लिंग है ना। उसकी जो संतान है, उसका जो पुत्र है। अपत्य शब्द को देखोगे तो नपुंसक है पर स्थूरका के जो पुत्र हैं उनको कह रहा है। पुत्र हैं पुल्लिंग तो पुंस्त विशिष्ट इनका अर्थ हो गया है यहाँ पर। मानी जो ये अभिधेयार्थ है, स्थूरका शब्द का अभिधेयार्थ स्त्री नहीं बचा, अब ये पुल्लिंग बन गया है, अपत्य अर्थ में वर्तमान हो गया है ये। अपत्यानि को देख रहा है। अपत्यानि तो नपुंसकलिंग, वो तो मैंने पहले निराकरण कर दिया कि अपत्यानि तो नपुंसकलिंग है पर अपत्य शब्द नपुंसकलिंग है। उसके द्वारा किसको कह रहे हैं? उसके पुत्र को कह रहे हैं, पुत्री को कह रहे हैं, या उसके नपुंसक पुत्र को कह रहे हैं? नपुंसक पुत्र को नहीं कह रहे, उसकी संतान को कह रहे हैं, पुत्री को भी नहीं कह रहे। स्थूल शब्द से जो जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं तो हाँ। संकेत से ये स्थूर का शब्द जो है ना, अब ये स्त्री महिला का वाचक नहीं है, अब तो अपत्य अर्थ में वर्तमान हो गया है। जो अपत्य है उसको कह रहा है तो पुंस्त विशिष्ट स्वार्थ को कह रहा है। स्वार्थ ये जो इनका अपत्यार्थ है उसको कह रहा है ये। स्थूर का शब्द से स्त्रीलिंग में तो स्थूर का कुछ नहीं, स्त्री को कहेंगे कैसे? अपत्यानि स्त्री कहोगे ना तो टिड्ढण घीप आदि आएगा। तो ये बात है। और षंडक पंडक भी पुंस्त विशिष्ट स्वार्थ को कह रहे हैं। माने षंडक पंडक जो उदाहरण दिए यहाँ पुंस के बहुत्व में नहीं आया, नपुंसक बहुत्व में आया। तो ये कैसे हो गया? तो कहा कि न केवलम वृक्षादय शब्दा पुल्लिंगेन सामान्य विशेषेण विशिष्टम स्वार्थम प्रतिपादयन्ति अभी तो षंडक पंडक शब्दों भी। स्वार्थ क्या है इनका? सामान्य विशेषेण अवच्छिन्नम स्वार्थ पुनरेतेषां पुंस्त्वेन सामान्य विशेषेण अवच्छिन्नम वृक्षादिकं द्रव्यम तदेवं यतः सर्वे ते पुल्लिंग विशिष्टार्था विधायिनः तेनेतेभ्य उत्पद्यमाना सस् पुंसामे बहुत्वे उत्पद्यते पूर्व पक्षो निराकृतो भवति। ये जो षंडकान पंडकान ये जो शब्द है ये भी सामान्य विशेष पुंस्त्व मान लिया गया है इसका। स्त्रीत्व पुंस्त नपुंसकत्व जो है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के वो हैं परिचायक। सामान्य विशेष को स्त्रीत्व पुंस्त नपुंसकत्व का परिचायक बताया। तो षंडक पंडक शब्द में भी पुंस्त्व इसका शब्द का लिंग पुंस्त्व मान लिया। पुंस्त्व विशिष्ट स्वार्थ का प्रतिपादन कर रहा है षंडक पंडक, तो इसलिए यहाँ पर नत्व हो जाएगा। ये जो शब्द है सामान्य विशेष के आधार पर, जब आप किसी लक्षण के आधार पर देखोगे, चिन्ह के आधार पर देखोगे, स्त्रीत्व पुंस्त्व नपुंसकत्व को चिन्ह के आधार पर देखोगे तो षंडक पंडक का जो चिन्ह आएगा वो नपुंसक आएगा। पर जब चिन्ह के आधार पर नहीं देखेंगे और सामान्य विशेष के आधार पर देखेंगे तो इसका लक्षण बता दिया, सामान्य विशेष जो है वो बता दिया पुल्लिंग। सामान्य विशेष को बताने वाले सामान्य आदमी नहीं है, वो हैं
योगी लोग जो सामान्य विशेष देखने वाले हैं, उन्होंने जिस शब्द का जो लिंग निर्धारित करके बता दिया कि इसमें हम ये लिंग रखेंगे, तो वही हम सब पीछे आने वाले लोग उन्हीं का प्रयोग करते हैं। क्यों भाई? संडक पंडक का बेशक आने दो, तो इस तरह से इन्होंने बता दिया। यदि ऐसा है तो चंचय चंचह पुमांसह इवे प्रकृतो कनाय लुम मनुष्य लुप हो गया। प्रकृति जो चंचा शब्द है वो पुंस विशिष्ट प्रत्यार्थ को कह रही है, तो नत्व पाएगा फिर यहाँ, क्योंकि चंचा के समान जो मनुष्य हैं उनको चंचा कहा जा रहा है। तो ये जो इसका अभिधेय है, इसका जो चंचा का अभिधेय मनुष्य है, जैसे सब जगह स्थूर का शब्द का यहाँ अभिधेय कौन है? पुत्र। मतलब उस पक्ष को प्रत्यार्थ विशेषण पक्ष चल रहा है। नहीं, जैसे यहाँ पर हमने स्थूरकान में नत्व कैसे किया? यदि स्थूरका को देखोगे तो स्त्री शब्द है, लेकिन अब इसका अभिधेय पुल्लिंग है, तो अभिधेय पुल्लिंग होने के कारण नपुंसक वो हो गया, तस्मात् सुना पुंसी हो गया। वृक्ष में इन शब्दों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वृक्षान अग्निन वायुन कर्तृन हर्तृन, यहाँ तो कोई है। कर्ता हर्ता में भी ये नहीं कि ये विशेषण जब विशेष में वर्तमान होंगे तो कर्ता कोई ब्राह्मण हो सकता है, हर्ता कोई ब्राह्मण हो सकता है। यदि स्त्रीलिंग होगा तो कर्त्री कोई ब्राह्मणी हो सकती है, और यदि नपुंसकलिंग है तो कर्त्री ब्राह्मण कुलम होगा, कर्त्री ब्राह्मण कुलम, और कर्ता ब्राह्मण होगा, है ना? कर्तृ ब्राह्मण कुलम कैसे? ये नपुंसकलिंग कर्तृ ब्राह्मण कुलम और कर्तृ ब्राह्मणी, कर्ता ब्राह्मण और अग्निवायु पुल्लिंग है ही। स्थूरकान और अरकान में ये अभिधेय के अनुसार लिंग हो जाएगा। स्थूरका का जो अभिधेय पुत्र है, अभिधेय पुल्लिंग है, स्थूरका के अपत्य पुत्र को कह रहा है। और षंडक पंडक में कैसे होगा? उसमें भी जो उसका जो शब्द है, सामान्य विशेष जो लक्षण है, वो शब्द पुल्लिंग है, तो उसका अर्थ चाहे नपुंसक है तो भी जो है वो नत्व हो जाएगा। इसी प्रक्रिया से चंचा शब्द का अभिधेय जो है मनुष्य है, तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग होने से यहाँ नत्व पाएगा। चंचा पश्य नत्व होता नहीं, वो दिखा रहे हैं। चंचा और ये स्थूर का एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, अभिधेय इनका पुल्लिंग है। तो कह रहे हैं चंचे चंचलुम मनुष्य कनौ लुपी कृते लुपयुक्तो व्यक्ति वचने पुंसोपि स्त्रीलिंगता। कहते हैं यहाँ पर ये पक्ष मानेंगे प्रत्यार्थ, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि प्रत्यय का जो अभिधेय है उसका। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो चंचा है, ये चंचा यद्यपि वो है अभिधेय के अनुसार होना चाहिए, पर एक सूत्र है लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने, वो कहता है लुबर्थ के जो लिंग और संख्या हैं वो प्रकृति का अर्थ के वाले हो जाते हैं। प्रकृति का अर्थ स्त्रीलिंग है तो वो इसमें अतिदिष्ट हो गए, तो इस कारण से यहाँ पर वो नत्व नहीं हुआ। वही लिख रहे हैं चंचेव चंचलु मनुष्य कनो लुपी कृते लुपयुक्त व्यक्ति वचने पुंसोपि स्त्रीलिंगता ते नत्व न भवति वश वद्रिका पश्य चंचा पश्य। एक तरह का मतलब प्रतिदान जैसा प्रत्यार्थ बन रहा है फिर भी। प्रकृति यहाँ पर तद्धि लुगंत है, वो प्रत्यार्थ में वर्तमान है, और प्रत्यार्थ जो है पुल्लिंग से विशिष्ट है। प्रत्यार्थ पुल्लिंग से विशिष्ट है ना, प्रत्यार्थ जो मनुष्य को कह रहा है पुल्लिंग विशिष्ट है। जैसे यहाँ पर प्रत्यार्थ पुल्लिंग विशिष्ट है तो वो हो गया ना नत्व। यहाँ पर जो है कर्त्रीन कब बनेगा? जब ये ब्राह्मण को कह रहा है, कर्त्रीन हर्त्रीन ब्राह्मण को कह रहा है, तब कर्त्रीन बन जाएगा। अग्निन वायुन सर्वे ते पुल्लिंग विशिष्टम स्वार्थम प्रतिपादयन्ति। सारे के सारे शब्द जो ये स्थूरकान क्या है, पुल्लिंग विशिष्ट स्वार्थ को कैसे कह रहा है? क्योंकि इसका अभिधेयार्थ जो है वो अपत्य है, पुत्र, पुत्र को कह रहा है।
इसलिए ये यहाँ पर नत्व हो गया है। और षंडक पंडक की बात रही तो उसमें जो है यहाँ पर उस आधार पर कर दिया है। ये दिया ना एक पंक्ति इन्होंने, सणुक षंडक पंडक शब्द लोक प्रसिद्धि से नपुंसक में वर्तमान होते हुए भी ये जो शब्द हैं पुंस्त्वानुगत अर्थ को कह रहे हैं, पुंस्त्व से अनुगत अर्थ को कह रहे हैं। ये षंडक पंडक शब्द का जो लिंग है वो पुल्लिंग ही है। जैसे भार्या है, दारा है, दारा शब्द जो है स्त्री में वर्तमान होता भी ये कहोगे ना कि पुंस्त्वानुगत अर्थ को कह रहा है। ये दारा शब्द पुंस्त्व के अनुकूल अर्थ को कह रहा है, पुंस्त्व से युक्त अर्थ को कह रहा है दारा। ये तो थोड़ा सा शुरू में तो दिक्कत है ही समझने में कि अर्थ स्त्री है, शब्द इसका पुल्लिंग है, हैं? जब कोई स्त्रियां आ रही हैं तो यूं कहेंगे इमे दारा आगच्छन्ति, इमे, इमा नहीं कहेंगे, इमे दारा आगच्छन्ति बोलेंगे। हाँ, इमे दारा आगच्छन्ति इमान दारान पश्य। तो ये कौन सा पक्ष ले लिया आखिरी में? आपका क्या कहना था? पुंस शब्द से परे शस या पुल्लिंग में पुंसी चेत बहुत्वेशस उत्पन्ना, पुंसी चेत बहुत्वेशस उत्पन्ना, यही पक्ष ले लिया। पुंसी चेत बहुत्वेशस उत्पन्ना, तो प्रत्यार्थ विशेषण पक्ष मान्य पक्ष है, आप ऐसा संकेत कर सकते हो। प्रत्यार्थ विशेषण पक्ष में दोष कहाँ आया था? और तो सब जगह बात बन गई। चंचा में दोष आया, उसका निराकरण हो गया। एक और दोष आया प्रत्यार्थ विशेषण पक्ष में, षंडक पंडक जो है, फिर वो बता दिया कि सामान्य विशेषेण अवच्छिन्नम पुंस्त्वम एवत्र अभिधीयते। तस्मादिति किम एतांश चरतो गापस्य, स्त्रीलिंग, ये जो गा है ना जी, ये बैलों को, इन सांडों को या इन बैलों को, चरते हुए बैलों को देखो। तो गानपस्य क्यों नहीं बना? गानपस्य क्यों नहीं बना? गानपस्य, गाहपस्य कैसे बन रहा है? जैसे गो आगे शस, पुंसी चेत बहुत्वे शस उत्पन्ना, पुल्लिंग के बहुत्व में बैलों को कह रहा है। तो यहाँ कैसे हो गया? कह रहे हैं तस्मात, सूत्र में तस्मात कहा है, तो गो को क्या बन गया? ये यहां पर ओतोम ससो से और ए को आ हुआ है, तो ये तस्मात कहने से पूर्व श्रवण दीर्घ जहां होगा वहीं पर ये सूत्र कार्य करेगा। यद्यपि यहां दीर्घ दिखाई दे रहा है, दीर्घ से उत्तर सस का अवयव सकार है, तो यदि तस्मात नहीं कहते, ससो नपुंसी दीर्घात अनुवृत्ति लाते, दीर्घ से उत्तर सस के अवयव सकार को नकार होता है, तो यहां भी होने लगता, इसलिए यहां नहीं होगा। तस्मात कहा है। शसैति किम वृक्षा, जस में नहीं लगेगा, ये जस में जस के सकार को नकार नहीं होगा। पुंसीति किम धेनु बव्वी कुमारी, धेनु यहां पर नहीं होगा, पुरुषण दीर्घ तो हो गया है पर यहां नहीं होगा। अब यहां एक बात समझने की है कि स्त्रीलिंग में कहीं पर भी नत्व दिखाई नहीं देगा। जहाँ प्रकृति मतलब प्रकृति अर्थ विशेषण मान के मतलब प्रकृति से जो स्त्रीलिंग प्रकृति से कोई भी स्त्री शब्द होगा ना, कोई भी स्त्री शब्द से नहीं होगा। नादिची अवर्णाद अची पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेशो न भवति वृक्षोपलक्षो, अवर्ण से उत्तर इच परे हो ना, जैसे वृक्ष आगे
औ, तो यहां नहीं हो रहा है। अवर्ण से उत्तर इच परे हो तो पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होता है। वृक्ष औ में पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं हो रहा है। वृक्ष आदिति किम अग्नि, अवर्ण से उत्तर निषेध होता है, अग्नि में निषेध नहीं होगा। पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं हुआ तो फिर वृद्धि रची हो गई, और अग्नि में पुरुषवर्ण दीर्घ हो ही गया है, निषेध नहीं हुआ। यहां पर यदि आत नहीं कहते, इची मात्र कह देते तो यहां